सबसे पहला है निरकुंश नेतृत्व शैली। इसका क्या मतलब है? नेतृत्व की मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 शैलियाँ बताई थी, निरकुंश, जनतांत्रिक और स्वतंत्र शैली। लीडरशिप का आपको मतलब ही समझ में आ गया होगा। एक लीडर, जैसे रिलायंस कंपनी में लीडर कौन है? मुकेश अंबानी। विप्रो कंपनी के लीडर कौन है? अजीम प्रेमजी। टाटा कंपनी के लीडर कौन है? रतन टाटा। तो जो मेन, जिसका नाम से कंपनी चल रही है, जो कंपनी को चला रहा है मेन, तो वो लीडर होता है, तो लीड करता है। जो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन, अगर हम बात करें इंडियन टीम का, जो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, पहले धोनी थे, अब कौन है? विराट कोहली। तो लीडर जैसा होगा उसका ही अनुसरण बाकी लोग भी करते हैं। अगर लीडर बेकार है, लीडर ढंग से नहीं काम कर पा रहा, या लीडर ढंग से अपना एग्जाम्पल सेट करके नहीं दे पा रहा, तो बाकी टीम के ऊपर भी, टीम का मतलब बाकी खाली क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो पूरी कंपनी भी बेकार होती चली जाती है। जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बेकार होते चले जाते हैं। लेकिन अगर लीडर अच्छा है तो जो बेकार से बेकार बंदा भी होगा उसमें भी एक जोश भर जाता है कि नहीं यार, मुझे भी अच्छा काम करके देना है। तो नेतृत्व के नेता के 3 प्रकार के गुण हैं, या नेता 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक निरकुंश टाइप के, एक जनतंत्र के अनुसार चलने वाले, और एक स्वतंत्र छोड़ देने वाले। तो 3 प्रकार के नेता हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निरकुंश प्रकार के नेता कौन होते हैं, या निरकुंश नेतृत्व शैली क्या है, इसके लाभ हमें बताइए। तीनों प्रकार की शैलियाँ बहुत इजी हैं, बस नाम से अजीबोगरीब लग रहा है। तो देखिए, मैंने एग्जांपल, इसका अर्थ नहीं बताया, अर्थ आप बुक से करोगे इसका, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, लीडर है, लीडर अपना हुक्म सब पर चला रहा है और कह रहा है कि भैया मेरी सुनो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं जो कह रहा हूँ और जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। देखो, एरो जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ है, यहाँ से यहाँ की तरफ नहीं जा रहा कुछ भी, केवल लीडर की तरफ से आदेश आ रहे हैं। लीडर ने आदेश दिया, यहाँ से तीर यहाँ की तरफ गया। ए उसका एक एम्प्लॉई है, ये भी उसके एम्प्लॉई हैं, ये पांचों के पांचों उसके एम्प्लॉई हैं। तो लीडर ने अपना आदेश यहाँ तक फेंका, 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 और बोला कि भैया मेरे आदेशों का पालन करो, जो मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से कह रहा हूँ उसी प्रकार से वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए, उसी प्रकार से काम होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे कहते हैं हिटलर वाला हिसाब, हिटलर केवल अपनी चलाता था, दूसरे की नहीं सुनता था। तो लीडर यहाँ पे केवल अपनी अपनी चला रहा है, दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? निरंकुश और नेतृत्व शैली, औरंगजेब वाला हिसाब है, हिटलर वाला हिसाब है। ठीक है। तो या एक और मुस्लिम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलकी फरमान वाली बात है, औरंगजेब वाला फरमान, तुगलकी फरमान। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलकी फरमान होता है। तो तुगलकी फरमान का मतलब होता है कि जो बोल दिया बस वो पूरा होना चाहिए, इसके बदले में कुछ भी बोलो मत, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तुम्हारे को ये बात माननी पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा, जो बाकी लोग हैं उनको उसका अनुसरण करना ही पड़ेगा, अब वो सही बोल रहा है चाहे गलत बोल रहा है, इनकी अपनी राय की कोई वैल्यू नहीं है, जो लीडर ने बोला वही बात माननी पड़ेगी। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे हम? निरंकुश नेतृत्व शैली। जैसे इंडिया के अंदर अब तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दूसरे टाइप की हो जाती है, तो डेमोक्रेसी का उल्टा, प्रजातंत्र का उल्टा। प्रजातंत्र में क्या होगा, इन सबको भी वोट डालने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अगर इसका उल्टा अप्रोच देखी जाए तो प्रजातंत्र का बिल्कुल उल्टा क्या कहलाता है? निरंकुश शैली, ऑटोक्रेसी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सब लोग वोट डाल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो वो डेमोग्राफिक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, जनों का तंत्र, लोगों का तंत्र है, प्रजा का तंत्र है। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, केवल प्रधानमंत्री अपनी अपनी चलाए, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? निरंकुश नेतृत्व शैली, यानी कि ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। डेमोक्रेसी इंडिया में है और ऑटोक्रेसी जैसे दक्षिण कोरिया वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पर केवल जो जिसने मालिक ने जो बोल दिया, मतलब देश का जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो देश की सत्ता संभाल रहा है, उसने जो बोल दिया वो चीज़ चलेगी। तो लीडर भी अगर इस प्रकार से काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी में क्या होगा, इसके लाभ हानि बात करते हैं। सबसे पहले इसके लाभ, जल्दी निर्णय हो जाएगा, स्पष्ट निर्णय होगा। भाई जो मालिक ने जो बोला है वो शीघ्र होगा, उसे किसी से राय थोड़ी ना लेनी है, उसे किसी से पूछना थोड़ी ना। तो जो उसने बोला बिल्कुल क्लियर कट है। अब सही बोल रहा है गलत बोल रहा है मैं उस बात पर नहीं कह रहा, लेकिन इसका लाभ क्या है कि संस्था उसी के हिसाब से चल रही है, तो जल्दी भी निर्णय हो जाएगा और स्पष्ट होगा, उलझा हुआ निर्णय नहीं होगा। उसने बोला कि ये काम 5 घंटे में होना चाहिए, तो 5 घंटे क्लियर नजर आ रहे हैं कि 5 घंटे में काम करना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो अलग बात है, लेकिन 5 घंटे में होना है, तो ये स्पष्ट निर्णय आता है, बिल्कुल क्लियर एंड कट है।
जल्दी भी होगा, और ये कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबर टाइप के हैं, तो उनका दिमाग वैसे मतलब मान करके चला जाता है कि उनको केवल ऑर्डर लेने की आदत है, उनको ऑर्डर या अपना सुझाव देने की उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो संस्था को चला पाएँ। तो ऐसी अवस्था में वो केवल ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। वो बिल्कुल बैल वाला हिसाब है या खच्चर वाला हिसाब है कि उनको ऑर्डर दे दो, बस वो काम कर देंगे, उनके पास अपना दिमाग नहीं है। तो कम शिक्षित लोगों के लिए यही प्रकार की टेक्नोलॉजी अच्छी रहती है, या इसी प्रकार के नेता अच्छे रहते हैं जो ऑर्डर दे दिया उनको उस ऑर्डर को पूरा किया जाए। और कड़ा नियंत्रण, ऐसी अवस्था में कड़ा नियंत्रण रहता है। जो ऑटोक्रेटिक होता है, जो नेता होता है, वो पूरा कड़ा नियंत्रण रखता है। तो ये संस्था के लिए अच्छी चीज़ें हैं। संस्था के लिए अच्छी चीज़ क्या, जल्दी निर्णय होगा, कड़ा नियंत्रण होगा, अनुशासन बना रहेगा, संस्था के जो निर्धारित लक्ष्य उन्हें समय से प्राप्त किया जाएगा, और जो लेबर है उनकी लेबर जो कम पढ़ी लिखी होती है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिल पाता। मोटिवेशन क्या, हमेशा दबे दबे से महसूस करेंगे लेबर अपने आप को। जो पढ़ी लिखी लेबर भी होगी वो भी अपने आप को दबा दबा महसूस करेंगे कि यार हमारा तो जीवन ही खराब हो रहा है, हम ऐसी कंपनी में काम करेंगे जहाँ का नेता बिल्कुल पागल है, अपने आप को हिटलर समझ के बैठता है। तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, जो एफिशिएंसी उनमें एक्स्ट्रा काम करने की होती भी है वो भी नहीं रह पाती। और अगर अपनी तरफ से कुछ वो संस्था के लिए अच्छा करना भी चाहें तो भी उनकी नहीं सुनी जाती, इसलिए अभी प्रेरणा उनमें कमी रहती है। और वो सोचते हैं कि हमसे जितना मर्जी अच्छा काम करके दिखा दें, मालिक ने कुछ करना तो है नहीं, मालिक केवल अपनी भी चलाएगा। और कर्मचारियों द्वारा विरोध भी किया जाएगा इस चीज़ के लिए। कर्मचारी द्वारा हमेशा विरोध किया जाता है ऑटोक्रेसी का। और यहाँ पर पक्षपात की भी संभावना बनी रहती है। पक्षपात की संभावना कैसे, मालिक के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो उसको मतलब समझ लो मक्खन पालिश करते रहते हैं, उसको हमेशा बटरिंग करते रहेंगे, मक्खन लगाते रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में जो मालिक के जो नज़दीक लोग रहते हैं उनका तो बेटरमेंट होती रहता है, उनका तो फ़ायदा होता रहता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो केवल काम में अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए बेटरमेंट नहीं हो पाते, वो हमेशा पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। तो कर्मचारियों के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो अच्छे लोग भी हैं उनके लिए ये बेकार हो जाती है ये वाली टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक। जनतंत्रीय या प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का क्या अर्थ है और इसके लाभ हानि बताइए। तो जो हमने अभी पढ़ी है ऑटोक्रेसी, उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा, देखो लीडर बैठा हुआ है, लीडर उसके अंडर में 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। तो इन चारों लोगों से देखो उसने संपर्क रखा है। लीडर की तरफ से यहाँ से आदेश यहाँ गए, 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 तथा साथ ही साथ बी अगर कोई सुझाव देना चाहे तो बी की तरफ से सुझाव यहाँ पर भी जा रहे हैं। ध्यान रखना, बी उसको ऑर्डर नहीं दे सकता लेकिन सुझाव तो दे सकता है। तो लीडर ने बी को ऑर्डर दिया तो एरो यहाँ से यहाँ की तरफ गया, ये देखिए एरो यहाँ से यहाँ की तरफ गया, तथा साथ ही साथ जब बी ने अपना कोई सुझाव दिया तो एरो यहाँ से यहाँ की तरफ चला गया। यानी कि इनमें आपस में तालमेल अच्छा है। यही लीडर ए के साथ भी यही कर रहा है, यहाँ से ऑर्डर दे रहा है, वहाँ से सुझाव आ रहे हैं। सी डी के साथ भी यही है, यहाँ से ऑर्डर दे रहा है, यहाँ से सुझाव आ रहे हैं। सी को ऑर्डर दे रहा है, सी से सुझाव आ रहे हैं। बी और सी आपस में भी बातचीत कर पा रहे हैं, आपस में मिलजुल करके जो अच्छा निर्णय होगा वो लीडर तक बताएंगे। सी और डी भी आपस में तालमेल है, ए और डी का आपस में तालमेल है, ए और बी का भी आपस में तालमेल है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सभी कर्मचारी आपस में भी तालमेल रखते हैं तथा लीडर जो है सबकी सुनता है, अपने ऑर्डर भी देता है तथा सुनता भी सबकी है, और सबके साथ मीटिंग करके ही जो अच्छा निर्णय निकल करके आएगा वही अप्लाई किया जाएगा। तो सहयोग की भावना बढ़ती है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सुनने का भी अधिकार है और सबको अपनी बात कहने का भी अधिकार है, और मिलजुल करके सहयोग से ही कंपनी चलाई जाती है। तो इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, एक तो सहयोग वाला संबंध रहता है, आपस में सब मिलजुल रहते हैं तो सहयोग का संबंध रहता है। तो संस्था में एक अच्छा माहौल बनता है, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। इन सबको लगता है कि भाई हमारी भी बात सुनी जाएगी। अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है बताने के लिए, संस्था के बेटरमेंट के लिए, तो हम बताएं तो हो सकता है कि हमारी बात सुनी जाए, और इनकी बात सुनी भी जाती है, और इनमें से कोई अच्छा निर्णय निकल करके आता है तो उस चीज़ को अपनाया भी जाता है। लीडर केवल अपनी अपनी नहीं चला रहा, इन सबकी भी सुन रहा है। तो कर्मचारी के मनोबल में इसमें वृद्धि होती है। और खुला संदेशवाहन है, ये इससे बात कर पाएगा। संदेशवाहन का मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन खुला है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। सी ए से भी बात कर सकता है, सी बी डी से भी बात कर सकता है, बी से भी बात कर सकता है, लीडर से भी बात कर सकता है, अपनी परेशानियों को बता सकता है, अपने सुझाव दे सकता है। तो खुला संदेशवाहन है। तो ये फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है कि ये जो ABCD बताए हैं, ये अगर अनपढ़ व्यक्ति हैं या इनकी नॉलेज कम है या संस्था के बारे में ढंग से कुछ जानते भी नहीं, तो अगर इन लोगों की बात सुनी जाएगी तो संस्था बिल्कुल ही बेड़ागर्क हो जाएगा।
तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है कहाँ पे अपनानी चाहिए? केवल शिक्षित कर्मचारियों के लिए ही फायदेमंद है। तो लीडर के आसपास अगर शिक्षित कर्मचारी हैं, उनके साथ में अगर ये टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, ये नेतृत्व की शैली अपनाई जाए, तब तो बेटर है, अदरवाइज ये बेकार हो जाता है। निर्णयों में देरी हो जाती है। निर्णयों में देरी कैसे? अगर सबके साथ मीटिंग बैठ करके करेंगे तो निर्णय कहीं ना कहीं देरी ही होगी। आप सोच सकते हो कि अगर इसने अकेले निर्णय लेना होता तो तुरंत अपनी बात कह देता और ख़त्म काम, आपको बातें माननी पड़ेगी। लेकिन अगर सबके साथ मीटिंग बैठ करके करेगा तो टाइम उसमें ऑफकोर्स लगेगा ही लगेगा, तो निर्णय लेने में देरी हो जाती है। नेक्स्ट, और कई बार प्रबंधक ये सोचता है कि मैं सबके साथ निर्णय लूँ तो ये ज़्यादा अच्छा बंदा है, इसकी बात सुन लूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके उत्तरदायित्व में भी कमी आती है। ये अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेना चालू कर देते हैं कि यार मुझे क्या करना है, बाकी सब जो लोग कहेंगे उसके हिसाब से चल लेंगे, अकेले मुझे अपनी थोड़ी ना चलानी है, इनकी भी सुननी है, इनकी भी सुननी है। तो कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, इन सब लोगों के ऊपर। और जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो अपना उत्तरदायित्व इसका कम होने लग जाता है। तो इसकी ये बंदा लीडर जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेना चालू कर देता है, ख़त्म नहीं करता लेकिन कम लेना चालू कर देता है। तो इसको महसूस होता है कि मेरा उत्तरदायित्व कुछ है ही नहीं, ये लोग जो बोलेंगे उसी को मान लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी संस्था के लिए ठीक नहीं। अब तीसरी बात करते हैं हम स्वतंत्र नेतृत्व शैली की। तो स्वतंत्र नेतृत्व शैली में क्या है? बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। इसको लेज़र-फेयर भी बोलते हैं या फ्री रेन भी बोलते हैं। लीडरशिप का कौन सा टाइप है ये? फ्री रेन। फ्री रेन में क्या होगा? देखो, चित्र जो मैंने बनाया उसी से क्लियर हो जाएगा आपको। लीडर बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ यहाँ पे अलग, इसका देखो किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। लीडर कह रहा है कि भैया मैं अपना आराम से बैठा हुआ हूँ, तुम चारों आपस में बैठ करके डिसीजन ले लो, तुम्हें जो करना है तुम कर 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 लो। आपस में मिलजुल कर निर्णय लेना चाहते हो तो भी ले लो, आपस में निर्णय नहीं लेना चाहते, अपने आप अलग अलग कोई काम करना चाहते हो तो भी ठीक है, कर सकते हो। ये परचेज मैनेजर है, ये सेल मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है, सबको बोल दिया भाई तुम्हें जैसा काम करना तुम करो, तुम अपने तरह से एक्सपर्ट हो, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है तुम कर लो, मैं तुम्हें बीच में बिल्कुल भी टोकूंगा नहीं, मैं अपना चुपचाप बैठा हूँ, संस्था के लिए जो तुम्हें बेटर लगे तुम कर लो। तो लीडर एक तरह से बिल्कुल फ्री हो गया। ये एक प्रकार से नुकसान है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो इस चीज़ का मतलब है। तो लीडर बिल्कुल अलग बैठा हुआ है, ये कर्मचारी आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं या फिर अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको फ्री छोड़ दिया गया है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, अच्छा करो तो, बुरा करो तो भी। तो इस चीज़ को कहते हैं स्वतंत्र छोड़ देना। नेतृत्व करने की, लीडरशिप की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लीडर अपने आप को अलग कर लेता है और अधीनस्थों को अलग कर देता है, अधीनस्थ अपने हिसाब से संस्था को चलाते हैं। तो ये कहलाती है हमारी लेज़र-फेयर। तो इसके फ़ायदे क्या है? कर्मचारियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब फ़ायदे करने हैं तो फिर फ़ायदों के हिसाब से सोचना पड़ता है। वैसे तो नेगेटिव है ये चीज़, लेकिन फ़ायदों के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो फ़ायदों में क्या है? जब ये कर्मचारी अपने हिसाब से संस्था को चलाएंगे तो ऐसी अवस्था में कर्मचारियों का आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। देखो भाई हम लोग चला रहे हैं, सारा परचेज का काम मैं संभालता हूँ, सारा सेल का काम मैं संभालता हूँ, ये कहेगा सारा अकाउंट्स का काम मैं संभालता हूँ, मेरे अंडर में लोग हैं, मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उच्च स्तर का अभिप्रेरण है। जब सबके सब अपने अकेले काम करेंगे, मिलजुल करके भी काम करेंगे, लीडर की इसमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में इनका आत्मविश्वास बढ़ता है और इनका अभिप्रेरणा भी बढ़ती है। ये मोटिवेट होते हैं कि कल को हो सकता भी अकाउंट्स का काम मैं करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाऊँ, किसी दूसरी कंपनी में भी ट्रांसफ़र हो सकता हूँ, बड़ी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है मेरा, या मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। ये कहेगा मैं सारा का सारा परचेज का काम खुद ही कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करते करते मैं प्रोडक्शन का भी काम करना चालू कर दूँ, या परचेज में ही किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी सैलरी मुझे 25,000 रुपये मिल रही है, हो सकता है 50,000 रुपये मिलनी चालू हो जाए। तो उच्च स्तर का अभिप्रेरण है। तो मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का होता है इसमें, क्योंकि सारा कुछ कर्मचारियों पे ही डिपेंड हो जाते हैं ना। तो कर्मचारी अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, जो भी है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट होते होते उनमें मोटिवेशन भी उनका बढ़ता है, और इससे संस्था का विकास भी होता है और विस्तार भी होता है। तो कर्मचारी कहीं ना कहीं लीडर को जब, मतलब समझ लो, जब जैसे आप ही लोग हो, अगर आपको बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाए कि आप अपने हिसाब से पढ़ो, तो आपको ना तो सुबह मतलब काउंटिंग के लिए बुलाया जाए, ना दोपहर में रेमेडियल के लिए बुलाया जाए, ना शाम को सुपरवाइजरी में बुलाया जाए। तो ऐसी अवस्था में जब आपको फ्री छोड़ दिया जाए कि बच्चों आप अपने हिसाब से पढ़ो, तो जब आप चाहे 4 घंटे आराम करना चाहे तो 4 घंटे करो, आप 4 घंटे पढ़ना चाहे तो 4 घंटे पढ़ो, आपको कोई रोक टोक नहीं रहा। तो ऐसी अवस्था में कई बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो संस्था का विकास होगा, विस्तार भी होगा। लेकिन इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। भाई ये चारों लोग अब हैं तो लेबर ही ना, हैं तो ये अधीनस्थ ही, ये कंपनी के मालिक तो बन नहीं सकते। तो जब कहीं ना कहीं इनमें ये लगता है कि भैया मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, ये कहेगा मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। अगर लीडर के अंडर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल भी बनता है।
लेकिन जब ये चारों सेपरेट हैं और चारों एक जैसे ही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपस में टकराव की स्थिति हो जाती है। ये कहेगा मैं संस्था के लिए ज़्यादा अच्छा करके दिखूँ, तो ऐसी अवस्था में ये सेल्फिश होने लग जाते हैं। जब सेल्फिश हो जाएगा तो आपस में टकराव इनमें होगा ही होगा, तो समन्वय में कठिनाई होती है। आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा तो ऐसी अवस्था में अपने आप को बेटर दिखाने के चक्कर में इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, और कोऑर्डिनेशन जब भी टूटेगा तो संस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, और प्रबंधक का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रबंधक मतलब जो नेता है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रबंधक का मतलब यहाँ पे नेता है, तो नेता का कोई महत्व रह नहीं जाता। ये नेता बिल्कुल अलग को बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, इसका कोई रोल ही नहीं है, और इसका महत्व कम हो जाता है, और साथ ही साथ ये अपने उत्तरदायित्व में भी पीछे हटता चला जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, शिक्षित लोगों के लिए ही है। अनपढ़ लोग या फिर कम शिक्षित लोग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में उपयोगी नहीं हो सकते। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों प्रकार की शैलियाँ थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप बुक से पढ़ करके कंप्लीट कीजिएगा।